अभ्रम और दिविज परंपरा के घर के कुछ दूर पर खड़े होकर देख रहे थे। अभ्रम बोला, आ तो गया हूँ, पर अब डर लग रहा है। कभी किसी लड़की के घर उसका हाथ मांगने नहीं गया हूँ ना। ये काफ़ी नर्वस करने वाला है। अब मुझे आदित्य की कमी खल रही है। वो सच में क्यूपिड है, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। दिविज बोला, बॉस, आप अभ्रम बजाज हो। आपको ना कोई कह ही नहीं सकता। मैडम लकी है जो आप उन्हें पसंद करते हैं एंड मैडम बजाज बनना चाहते हैं। आप ऐसे नर्वस मत होइए, सब ठीक होगा, ऑल इज़ वेल। ये सुनकर अभ्रम बोला, कहना आसान है, ऑल इज़ वेल। यहाँ मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। एक तो मेरी ज़िंदगी की पहली लड़की है और पहली शादी है। कहीं मना करके मेरे बड़े से दिल को तोड़ ना दे। मेरा दिल बहुत बड़ा है, दिविज बोला, बट दिल तो बीच में ही बोला, आई नो क्या कहना चाहते हो, मुझे भी पता है, बट मैं काइंड हार्टेड हूँ ना। दिविज उसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, सच में, फिर आप मुझे लीव देते क्यों नहीं हैं? अभ्रम बोला, उसके घर में कौन कौन है? दिविज बोला, उनकी माँ, भाई और भाभी। जो भाभी है वो टीवी सीरियल की विलेन बहू और भाभी से इम्पोर्टेंट हैं, इंस्पायर्ड हैं, एकदम जाल झांसी करने वाली बहू। और भाभी सारा काम मैडम से करवाती हैं। एक नंबर की लालची औरत है और बदतमीज़। अभी तक मैडम और उनकी माँ के साथ इसीलिए रह रही है क्योंकि सारी जायदाद मैडम के नाम है, ये घर भी। और वो अपने भाई से मैडम की शादी करवाना चाहती है। उसका भाई एक नंबर का लड़कीबाज और घटिया इंसान है। अभ्रम बोला, और मैडम का भाई? वो भी अपनी बीवी का कुत्ता है, उसकी उंगलियों पर नाचता है और बहन के नाम सब होने की वजह से खारा खाया हुआ है। राय कंपनी में मैनेजर है। अभ्रम बोला, अच्छा, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, चलो फिर। और दोनों गए। दिविज ने डोरबेल बजाया। कुछ ही देर में दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा मिसेस नेगी ने खोला था। वह बोली, आप लोग कौन हैं? तभी परंपरा की भाभी मिष्टी भी आ गई और जब उसने अभ्रम को देखा तो बस देखती रह गई। दिविज ने मिष्टी को देखा और मन में बोला, मेकअप की दुकान, उफ, ये औरत। अभ्रम बोला, नमस्ते आंटी जी, हम अंदर आ जाए? मिसेस नेगी बोली, हाँ। फिर दोनों अंदर गए। दिविज बोला, जी, ये अभ्रम बजाज हैं। बजाज होलसेल का नाम सुना ही होगा। मैं इनका पीए दिविज। आपकी बेटी बजाज होलसेल्स के एक होटल में काम करती है। मिष्टी ने जब ये सुना कि अभ्रम बजाज उनके घर आया है, वो खुशी से पागल हो गई और बोली, हो माय गॉड, आप अभ्रम बजाज हैं, आप बहुत हैंडसम हैं, बैठिए ना। अभ्रम और दिविज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बैठ गए। मिसेस नेगी बोली, आप यहाँ? क्या मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है जो आप खुद यहाँ चले आए? उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतना बड़ा आदमी उनके घर आया क्यों था। वह परंपरा के लिए परेशान हो गई थी। मिष्टी बोली, ज़रूर उसने इन्हें नाराज़ कर दिया होगा। यह सुनकर मिसेस नेगी और ज़्यादा परेशान हो गई। अभ्रम बोला, नो, ऐसा कुछ नहीं है आंटी जी। एक्चुअल में मैं आपकी बेटी परंपरा का हाथ मांगने आया हूँ। आई वांट टू मैरी हर। यह सुनकर मिसेस नेगी हैरान रह गई, जबकि मिष्टी के होश ही उड़ गए। वह गुस्से में बोली, देखा, तुम्हारी बेटी ने एक अमीर आदमी को फंसा ही लिया। यही सब करने के लिए जाती है वहाँ, काम करने की जगह ये सब करती है। और आपको बता दूँ, उसकी शादी मेरे भाई से ही होगी। आप चाहे तो मेरी बहन से शादी कर सकते हैं, वो बहुत सुंदर है। अभ्रम बोला, एक्सक्यूज़ मी, तुमसे किसी ने पूछा? कुछ जाने बिना ही कुछ भी बकवास कर रही हो, और मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ। तुम जैसी औरत को उसकी औकात दिखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। वो आंटी जी की बेटी हैं, तुम्हारी नहीं, तो अपना चोंच बंद रखो, वरना तुम्हारे पति की जॉब जाने में वक्त नहीं लगेगा और उसे ब्लैक लिस्टेड करवा दूंगा। अभ्रम ने उसकी बेइज्जती ही कर दी। मिष्टी डर गई। उसे पता था अभ्रम बजाज फैमिली का इकलौता वारिस था और अश्वथ का बेस्ट फ्रेंड था। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी ऐसा कुछ करना, और वह तो इतनी अमीर भी नहीं थी उसका कोई सामना कर पाते। पर उसे परंपरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अभ्रम बजाज को कैसे इम्प्रेस कर लिया। कहाँ वह अपने भाई से उसकी शादी करवाकर सारी जायदाद हड़पने की सोच रही थी। यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। अभ्रम
मिसेस नेगी को देखकर बोला, आंटी जी आपकी बेटी ने मुझे किसी भी तरह से नहीं फंसाया है और मुझे वो जनरली पसंद है, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक्चुअल में आपकी बेटी को भी पता नहीं है आई लाइक हर एंड आई वांट टू मैरी हर। मिसेस नेगी ने मिष्टी को देखा, फिर बहुत सोचने के बाद बोली, ठीक है मुझे रिश्ता मंजूर है। जब मिष्टी ने ये सुना वह घूर कर मिसेस नेगी को देखने लगी। अब्रम ये सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, थैंक यू आंटी जी, मैं कल ही वापस डैड के साथ शादी की डेट निकलवाने के लिए आ जाऊंगा। अब्रम ने एक तीखी नज़र मिष्टी पर डाली और बोला, एंड यू, खबरदार जो तुमने आंटी जी और मेरी होने वाली बीवी को किसी भी तरीके से परेशान किया तो और अपने पति के कान भरने की कोशिश की तो बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हारे पति और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे अच्छे से पता है तुम किस तरह की औरत हो, तुम कोई ना कोई इविल प्लान जरूर करोगी, इसीलिए पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। और तुम जिस अपने लड़की बाज भाई से मैडम बजाज की शादी करवाना चाहती हो, कराकर सब हड़पना चाहती हो ना, सब पता है मुझे। और तुम्हारी बहन मेरी मिसेस बजाज के आगे चाहे कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कुछ भी नहीं है। तुम इतने लालची हो तो तुम्हारी बहन तो लीच ही होगी। अपनी बहन का ऑफ़र दे रही थी, वार्निंग याद रखना। और मिसेस नेगी से पोलाइटली होकर बोला, ओके आंटी हम चलते हैं। और दिविज के साथ बाहर आ गया। मिसेस नेगी अपने बेटे और बहू के इरादे जानती थी, इसीलिए उसने परंपरा की भलाई सोचकर हाँ कह दिया था। जब दोनों बाहर आए तो उन्हें परंपरा अलग ही अंदाज में मिली। वो एक हट्टे कट्टे लड़के को पीट रही थी। वो बोली, कमीने, तुम मुझे स्टोक कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। हाँ रुक, तेरी हड्डियाँ तोड़ती हूँ, तेरे बारे में अच्छे से पता है। एक नंबर के लड़की बात जो तुम बड़ा आया मुझे आई लव यू बोलने की हिम्मत भी कैसे की। और बुरे तरीके से पीटने लगी। अब्रम और दिविज हैरान होकर देखने लगे और एक दूसरे को देखा और गायब हो गए। कुछ देर बाद दोनों कार में थे। दिविज कार चला रहा था। अब्रम बोला, हो गॉड, वह तो काली माता बनी हुई थी। बाप रे, मतलब पहले मुझे उसके दिल में जगह बनानी पड़ेगी, क्या करके इम्प्रेस करूं। दिविज बोला, बॉस गर्ल्स को ना चॉकलेट बहुत पसंद होते हैं, उसके साथ फूल भी। अब्रम बोला, फूल तो ठीक है पर चॉकलेट, आई मीन मेरी एज 31 हो गई है, मैं चॉकलेट देते अच्छा लगूंगा क्या। अब इस एज में आशिकी दिखाना काफ़ी एम्बेरस होगा। अगर 24-25 का होता तो चल जाता, ऐसे काम मुझसे नहीं होगा। मेरी चॉकलेट देने की एज निकल गई है, दूसरा तरीका नहीं है। दिविज बोला, डिनर डेट कैसा रहेगा। अब्रम बोला, नहीं, आदित्य से ही एडवाइस ले लेना पड़ेगा। और अपना फ़ोन निकाला और आदित्य को कॉल किया। आदित्य रिसीव करके बोला, हाँ बोलो मेरे भाई के बेस्टी। अब्रम बोला, मुझे तेरी सोलमेट मिल गई, उसे इम्प्रेस करने का आइडिया दो। आदित्य बोला, वाह क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों, 2-4 साल बाद खोज लेते, पर कोई बात नहीं, मैंने भी खोज लिया है। और अनंत को देखा जो पैसेंजर सीट पर बैठी थी। आदित्य बोला, लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होते हैं, पर आपकी उम्र चॉकलेट देने की नहीं है। अब आप डेयरी मिल्क देते हुए अच्छे लगोगे क्या। आप ना सीधे शादी का प्रपोजल ले आओ और उसके घर ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। उसे इम्प्रेस करने में शादी के बाद भी जी भर के इम्प्रेस कर लो, ओके। और फ़ोन रख दिया। अब्रम फ़ोन को घूरने लगा और बोला, ये तो मेरे मुंह पर ही मुझे सुनाकर चला गया। आउट हाउस में मिसेस सहाय बोली, ये मिसेस ज्योति मलिक तो बड़ी टेढ़ी खीर है, हमें आउट हाउस में भेज दिया। चार्वी बोली, मॉम अब तो डैड को सब पता चल गया है और हमारे पास पैसे भी नहीं है और ना ही डैड ने कुछ हमारे नाम किया है। मिसेस सहाय कुछ सोचकर बोली, हमें बस अच्छे से बनने का दिखावा करना है और दिखाना है कि हम सुधर गए हैं। बाकी मैं निया को अपने शीशे में उतार ही लूँगी और उसकी वजह से ही यह सब हुआ है ना, उसे हिसाब भी बराबर करना है। वैसे भी मिराज और उसके बीच दूरी तो आ ही गई है, हमें उसे बड़ा करना है, इतना कि मिराज उसे छोड़ दे। चार्वी बोली, मुझे समझ आ गया है क्या करना है। बड़ी आई हमें सड़क पर लाने वाली, उसे और उसके बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। दोनों माँ बेटी अपनी प्लानिंग में लगी गई। वहीं राय मैंसन में सहाना ने भी अपने गंदे इरादे को अंजाम दे दिया था और बस कल का इंतज़ार कर रही थी। वो बोली, बस कल का वेट करना है। और तिया, तुम
कल किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मुझसे अंश को छीनने की कोशिश कर रही हो, हाँ? अब देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। और इमेज करके खुश होने लगी। आदित्य अनंत को आर्यन पैलेस ले आया था। अनंत ने आर्यन पैलेस को देखा जो अपनी मैग्निफिसेंट शो कर रहा था। आदित्य ने उसे देखा और बोला, इट्स आर्यन पैलेस। तुम्हें नहीं पता, हर किसी को आर्यन पैलेस देखने को भी नसीब नहीं होता है। बहुत कम लोगों को ही यह मौका मिला है एंड तुम तो सबसे ज़्यादा लकी हो। तुम्हें यहीं इसी पैलेस में रहना है। एंड काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मेरे दादाजी काफ़ी कूल हैं और बाकी लोग भी, बस मेरे भाई को छोड़कर। पर अब वह भी कूल हो गए हैं भाभी के आने के बाद से, वह ठंडे हो गए हैं। अनंत ने गहरी सांस ली और बोली, क्या तुम अपनी बकबक बंद कर सकते हो? एक बार चालू हो गए तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। मुझे ज़्यादा बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आदित्य सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन मुझे तो सब लोग एक नंबर का बातूनी लगते हैं, बातूनी बोलते हैं। मैं तो बहुत बात करता हूँ। मैं तो पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली इंसान सबसे बात करता हूँ। और तुम कह रही हो कि तुम्हें ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, पर मैं तो बात करूँगा। मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी, और ना तुमको सुनना ही पड़ेगा। अब चलो, पहले इसको आँखों में कैद कर लिया हो तो चले अंदर। और उसके हाथ को पकड़ा और अंदर ले गया। अनंत अंदर जाते हुए एक एक चीज़ को अच्छे अपनी आँखों में और दिमाग में कैद कर रही थी। आदित्य उसे लेकर हॉल में चला गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, सब नीचे आओ, सब नीचे आओ। देखो, ये दिल वाला अपनी दुल्हनिया लेकर आ गया है। देखो, मैंने अपने लिए एक रापचिक सोलमेट खोजा है। जल्दी आओ, जिसको जिसको देखना है, क्योंकि बाद में मैं उसके भी पैसे लूँगा। जब यह अनंत ने सुना तो वह उसे हैरान होकर देखने लगी, और तभी उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग आ गए। ती आते ही बोली, नहीं, मुझसे पैसे मत लेना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास कार्ड हैं जो मुझे यूज़ ही करना नहीं आता। यह सुनकर आदित्य बोला, डोंट वरी भाभी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आप फ्री में ही मेरी ब्राइड का फेस देख सकती हैं। बाकी सबसे मैं पैसा वसूल करने वाला हूँ। सब लोग अनंत को देखने लगे। अनंत ने जीन्स टी शर्ट पहन रखी थी और उसके बाल कटे हुए थे, मतलब कंधे तक कटे हुए थे। असुद भी आ गया। आदित्य ने झट से असुद को पकड़ लिया और उसके कंधे पर लटकते हुए बोला, ई भाई, मैंने ना अपने लिए लड़की खोज ली, मेरी शादी करवा दो ना प्लीज़ भाई। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। आदित्य अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए उसे चिपटते हुए बोला, प्लीज़ भाई, मैं तो आपका क्यूट ब्रदर हूँ ना, अब मेरी शादी करवा दो। मैं आपके बच्चे का ख्याल रखूँगा। आपका बच्चा मेरे साथ रहेगा तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा, आपके साथ रहेगा तो बिल्कुल आपके जैसे हो जाएगा। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहेगा। अगर तुम्हारे साथ छोड़ दिया ना तो तुम उसे अपनी तरफ बातूनी बना दोगे। बच्चे की माँ क्या कम है जो तुम्हें दूँ अपने बच्चे को बिगाड़ने के लिए? आदित्य सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, भाई आप ना बहुत बुरे हो। भाई कोई बात नहीं, मुझे भी डैडी बनना है, मेरी भी शादी करा दो ना। पता है, मेरा दिल ना इस लड़की ने चुरा लिया है। और अनंत को दिखाया। अश्वथ ने अनंत को देखा। जब उसने अनंत को देखा उसे लगा कि उसे कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर वो पूरी तरह से श्योर था कि उसने उस लड़की को कहीं तो देखा है। वह कुछ कहता, तभी ओजस और ओमन बाहर से आ गए। दोनों बेचारे उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। ओमन सीधे आया और आदित्य का कान पकड़कर मरोड़ते हुए बोला, नालायक कहीं का, कहाँ गायब हो गया था? हमने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, जहाँ जहाँ तुम्हारे होने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी वहाँ वहाँ खोजा, और यहाँ तुम अपनी ब्राइड प्रदर्शनी कर रहे हो। हम दोनों बेवकूफ़ हैं जो तुम्हें गुम हो गया सोचकर खोज रहे थे। आदित्य दर्द से करारते हुए बोला, अरे छोड़ो छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा कान उखाड़ दोगे क्या? छोड़ो, मेरी होने वाली बीवी देख रही है, छोड़ो। क्यों मेरी इज्जत का कचरा कर रहे हो? ओरमन यह सुनकर बोला।
होने वाली बीवी, तुमसे कौन शादी कर रहा है? तुमसे शादी करना मतलब 4 साल के बच्चे को गोद लेना है। ज़रा देखो तो कौन है वह लड़की जिसने अपनी किस्मत फोड़ी है। तिया बोली, वो रही मेरी सिस्टर इन लॉ। और अनंत को दिखाया। ओजस और ओरमन ने देखा। ओजस बोला, लड़की तो बहुत अच्छी है, पर उसने तुमसे ऐसा क्यों, तुम में ऐसा क्या देख लिया जो अपनी किस्मत फोड़ने पर उतर आई है? आदित्य जल्दी से बोला, कहना क्या चाहते हो? मुझे पता है तुम सब मुझसे जलते हो। तुम लोगों को जलन हो रही है ना कि मैंने इतनी अच्छी लड़की खोज ली। दादाजी गला साफ करते हुए बोला, सच सच बताओ, कहीं तुम इस बेचारे को ज़बरदस्ती से तो लेकर नहीं आए हो? यह सुनकर आदित्य बोला, दादाजी आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, पर मेरे साथ दूसरे लोग ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। मैंने तो उसे फूल छूट दे रखी थी। इधर आओ, ये मेरे दादाजी हैं, जल्दी से पैर छू लो। ये आशीर्वाद ना बहुत कम देते हैं, तुम झट से ले लो, बाद में नहीं दिया तो। आनंद ने उसे घूर कर देखा, फिर आई और दादाजी के पैर छू लिए। दादाजी बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आनंद बोली, जी अंतनिका। मेरे मम्मी पापा प्यार से मुझे आनंद बोलते थे। दादाजी बोली, बहुत अच्छा नाम है। ओरमन बोला, भले तुम्हें तुम्हारी ब्राइड मिल गई हो, पर शादी तो तुम्हारी बहुत बाद में ही होगी। जब सबकी शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अगर तुमने शादी करने का सोचा भी ना तो देख लेना। आदित्य बोला, इससे क्या कनेक्शन है? मैं तो शादी करूँगा, तुम लोग बाद में करते रहना। तुम लोगों के चक्कर में मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और मुझे बूढ़ा नहीं होना है। तिया सोचते हुए बोली, पर मुझे नहीं लगता सबकी शादी होने में यही कोई 2-4 साल लगेंगे। अगर सबको लड़की मिल गई तो इसी साल सबकी शादी हो जाएगी। भगवान ने सबके लिए एक एक सोलमेट बनाया ही होगा, सबको मिलेगा। अश्वथ उसे देखने लगा। तिया बोली, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अश्वथ ने उसके सिर को थपथपाया और मुस्कुराया और अनंत को देखकर आदित्य से बोला, आदित्य, अनंत को उसके घर छोड़कर आओ, क्योंकि जैसा ओरमन ने कहा है वैसा ही होगा। यह सुनकर आदित्य का मुंह लटक गया। अश्वथ बोला, पर तुम्हारी एंगेजमेंट ज़रूर हो सकती है, इतना चेहरा लटकाने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य बोला, दादाजी ये चोरनी है। सब एक साथ बोले, चोरनी? आदित्य बोला, मेरा दिल चुराया है ना तो हुई ना चोरनी। पर मैं ये कह रहा था कि ये अकेली रहती हैं, तो हमारे साथ नहीं रह सकती क्या? दादाजी बोली, यह भी ठीक है, तब तक हम सबसे घुल मिल जाएगी। अकेले रहने से अच्छा है हमारे साथ ही रहेगी। आदित्य बोला, मैं इसका सामान लेकर आता हूँ, और बाहर भागते हुए गया। सब लोग उसका उतावलापन देखकर हैरान रह गए थे। तिया अनंत को टुकुर टुकुर देख रही थी, जिससे अब अनंत अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो तिया को देखकर बोली, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं फ़िलहाल इसी ग्रह की प्राणी हूँ। क्या मैं आपको एलियन नज़र आ रही हूँ? उसे समझ नहीं आ रहा था कि तिया उसे क्यों देख रही है। तिया बोली, आप कितने साल की हो? मैं 23 साल की हूँ। वह अपना एज बताकर पता नहीं क्या जानना चाहती थी। ओजस बोला, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते और नहीं पूछना चाहिए भाभी। तिया बोली, पर मैं तो लड़की हूँ ना, मैं पूछ सकती हूँ ना, लड़के नहीं पूछ सकते। अनंत बोली, आई एम 27। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। प्रत्युष बोला, आदित्य 25 है, तुम्हें अपने से 2 साल छोटा बॉयफ्रेंड चलेगा ना? तभी आदित्य अनंत का लगेज खींचते हुए ला रहा था। वो बोला, छोटा कौन है? आई एम 25 में किसने छोटा हूँ? ओजस बोला, योर ब्राइड एज 27, एडियट। आदित्य ने जब ये सुना तो वह अनंत को देखने लगा और बोला, पर लगती तो नहीं है कि 27 की है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके साथ ही घर बसाना है। दादाजी बोले, हम बस अनंत से पूछ रहे थे कि उसे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। आदित्य बोला, अरे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं बस 2 साल ही तो छोटा हूँ, इतना चलता है। भाभी भाई से 11 साल छोटी है, बट ही इड
सी मेड फॉर ईच अदर। मैं और चोरनी भी मेड फॉर ईच अदर। अनंत उसे देखकर मन में बोली, स्वीट फैमिली। अश्वत्थ ये सुनकर समझ गया आदित्य उसे सीधा बुड्ढा बोल रहा था। वो बोला, अपने वर्ड वापस लो, नहीं तो तुम्हारी शादी सच में तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे तभी होगी। आदित्य जल्दी से बोला, नो नो भाई, ओके आप यंग हो, ठीक है। और अपनी बत्तीसी चमका दी। तिया बोली, पर सर तो 33 के हैं ना, अब वो यंग कहाँ है। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा। सच में उसकी छोटी गिलेरी ही उसकी एज का मजाक बना रही थी। ओजस बोला, कोई बात नहीं बॉस, यंग मैडम बच्ची है ना, आप उन्हें एज ही लेंगे ना तो उनकी गलती नहीं है। आप ही उनसे 11 साल बड़े हो। सबको बहुत हंसी आ रही थी। अश्वत्थ ने सबको घूर कर देखा और बोला, अनंत को उसका कमरा दिखा कर आओ। फिर आदित्य अनंत और उसके लगेज को ले गया। अश्वत्थ बोला, सबको बड़ी हंसी आ रही है। तभी दादाजी को कुछ याद आया। वो बोले, आदित्य बच्चे की बात कर रहा था अश्वत्थ क्या। और अश्वत्थ को उम्मीद भरी नज़रों से देखा। अश्वत्थ ने हाँ में सिर हिलाया दिया। दादाजी जल्दी से बोले, क्या सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, सच में मैं परदादा बनने वाला हूँ। सब एक साथ बोले, यस दादाजी आप परदादा बनने वाले हो। दादाजी बहुत खुश हो गए। वो बोले, सबको पता है, मुझे ही नहीं पता कब बताने वाले थे। अहीम बोला, बिग बॉस आपको आपके बर्थडे पर सरप्राइज़ देने वाले थे, पर आदित्य ने यह सब गुड़ गोबर कर दिया, वो भी ना गोबर गणेश है। तिया बोली, गोबर गणेश, आदित्य गोबर गणेश भी है, पर आज तक पता क्यों नहीं चला। अश्वत्थ बोला, छोटी गिलेरी, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। दादाजी तिया के सामने आए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा तुमने ना इस बुड्ढे की इच्छा पूरी कर दी, वरना इस नालायक से तो कोई उम्मीद नहीं थी। और अश्वत्थ को घूर कर देखा। अश्वत्थ उन्हें आंखें बड़ी करके देखने लगा, जैसे कह रहा हो, दादाजी सारी मेहनत मैंने ही की है, आप सारा क्रेडिट छोटी गिलेरी को नहीं दे सकते, इट्स नॉट फेयर। दादाजी बोले, अब ऐसे आंखें बड़ी करके क्या देख रहे हो, आंखें बाहर निकल जाएगी। अश्वत्थ जल्दी से नॉर्मल हो गया। दादाजी तिया को देखकर प्यार से बोले, थैंक यू बेटा, रुको। और औरमन को इशारा किया। औरमन को समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, क्या दादाजी। दादाजी बोले, बेवकूफ़, केस हैं तो दो। औरमन झेपते हुए बोला, सॉरी दादाजी, है ना। और केस अपने वॉलेट से निकाल कर दिया। दादाजी पैसे से तिया की नज़र उतारने लगे। तिया की नज़र गुलाबी गुलाबी 2000 के नोटों पर थी। जैसे वो देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। तभी दादाजी की नज़र उतार बोले, किसी की नज़र न लगे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। और पैसे को औरमन को देने लगे। तिया झट से बोली, दादाजी वो पैसे मुझे दीजिए ना, मैं अपने पिगी बैंक में डालूंगी। जब मेरा बेबी आ जाएगा मैं और वो इसी पैसे से चॉकलेट और मोमोज खाएंगे। सर इन सब के लिए पैसे नहीं देते, जंक फूड हैं, बोलकर चुप करा देते हैं। ये सुनकर सब लोग तिया को हैरान होकर देखने लगे। अश्वत्थ खुद हैरान था। दादाजी बोले, बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा और इससे ज़्यादा दूंगा। तिया खुश होकर बोली, सच में दादाजी आप बहुत अच्छे हैं। दादाजी ने औरमन को पैसे दिए और बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों ने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। फाइनली मेरा अनरोमांटिक पोता डैडी बनने वाला है। ये सुनकर सबकी हंसी फूट गई, जबकि अश्वत्थ का मुंह बन गया था। दादाजी बोले, सबको एक्स्ट्रा बोनस दे दो, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर आज मेरी मौत भी आ जाए ना, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। जब दादाजी ने ये कहा, सब लोग एक साथ बोले, दादाजी आप क्या कह रहे हैं।
अश्वत्थ बोला, दादाजी आप ऐसे मत कहिए, आपके अलावा हम सबका है ही कौन। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। और मन जल्दी से बोला, अश्वत्थ सही कह रहा है, और वैसे भी अभी तो आपको सबके सामने देखने में बस इतने से खुश होकर आप नहीं जा सकते। आप हमसे प्यार ही नहीं करते, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। दादाजी ने समझाते हुए बोले, बेटा एक दिन सबको जाना होता है। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, जिस दिन मुझे जाना होगा उस दिन किसी का जोर नहीं चलेगा, मेरी भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा। तिया जल्दी से बोली, आप ना ऐसे जाने की बातें मत करा करो, वरना मैं आपको बेबी से बोलूँगी। कि वह आए ही नहीं। अगर वह आया तो आप चले गए। आप ना ऐसी बातें ही मत करो, वरना मैं अपने बेबी से बोलूँगी कि वह आए ही नहीं। अगर वह आया तो आप चले जाओगे। यह सुनकर दादाजी बोले, ऐसा नहीं बोलते बेटा। अच्छा ठीक है, सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। तो सबने उसे गले लगा लिया।